हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया था और बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीज़ें थी सारी डिटेल्स हमने करी थी। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल या इसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आप चाहे वेव मैकेनिकल मॉडल बोलो या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलो। अब हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए और उन मॉडल्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उस ड्रॉबैक के बेसिस पे हमने प्रीवियस एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड किया और नए एटॉमिक मॉडल के तरफ बढ़े। अब इसमें हमने जो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने कहा था कि ये न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के होल मल्टीपल में होगा। किसी पर्टिकुलर सेल में बोहर ने इलेक्ट्रॉन की या इस सेल की रेडियस कैलकुलेट करी थी, वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, एनर्जी कैलकुलेट किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। लास्ट में हमने कहा था कि बोहर मॉडल की अपनी कुछ ड्रॉबैक्स थी और हमने ढेर सारे ड्रॉबैक्स पढ़े थे। उसमें से मेन जो ड्रॉबैक थे, दो ड्रॉबैक, वो ये कि बोहर मॉडल ने सबसे पहले ड्रॉबैक तो ये था कि बोहर मॉडल ने जो एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया था तो उसका कारण नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी सेल में मूव करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के होल मल्टीपल में होगा और इसका मतलब उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया था। अब ये क्वांटाइज करने के पीछे उनका लॉजिक क्या था, इस बारे में कोई बात नहीं की थी। तो सबसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था बोहर मॉडल में और ये उनकी कमी थी। फिर एट ए टाइम उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ से रेडियस या न्यूक्लियस से डिस्टेंस और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उन्होंने कैलकुलेट किया था। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक ही टाइम पे मोमेंटम और उसकी पोजीशन बताना संभव नहीं है। यानी कि ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको बोहर मॉडल फॉलो नहीं करता था। तो इतने सारे ड्रॉबैक्स में से ये दो मेन ड्रॉबैक्स थे और इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 1926 में बोहर ने अपना मॉडल दिया था ये दिया था 1913 में और 1926 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंगर। साइंटिस्ट का नाम था
श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने फिर वेव मैकेनिकल मॉडल दिए। श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल मॉडल दिया और इस मॉडल का जो बेसिस बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे ये मॉडल बनाया था, मॉडल सजेस्ट किया था, वो बेसिस था, पहला था डुअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों के बेसिस पे श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया था। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि बोर ने 1913 में मॉडल दिया था और उस मॉडल में ढेर सारी कमियां थी। बेसिकली दो कमियां थी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज कर दिया था, रीजन नहीं बताया, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बोर का मॉडल फॉलो नहीं करता था। तो इन कमियों को दूर करने के लिए 1926 में श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया और इस मॉडल का बेसिस था डुअल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हमको वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ें, इसके पहले ये जानना होगा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर से। डुअल नेचर ऑफ मैटर से, जैसे आज के डेट में हमको पता है और उस समय भी पता था, ये 1924 की बात है। उस समय ये था कि लाइट वेव के जैसी भी होती है और ये पार्टिकल नेचर भी इसका होता है। मतलब आप वेव को, लाइट को वेव के जैसे भी ट्रीट करते हो और पार्टिकल के जैसे भी ट्रीट करते हो। जैसे वेव से, लाइट के वेव नेचर से हम लोग कौन कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसमें होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वेव नेचर से, लाइट के वेव नेचर से कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को, ये वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं। और पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन की जाती हैं। ये तो बात थी लाइट की। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट के अंदर वेव और पार्टिकल नेचर है, दोनों है, तो दोनों का मतलब डुअल, द्वैत प्रकृति।
तो जिस तरीके से लाइट वेव और पार्टिकल यानी कि डुअल नेचर शो करता है, उसी तरीके से हर चीज़, हर वो चीज़ जिसके अंदर मास है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मास है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास एंड वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और वेलोसिटी है, उसके अंदर वेव नेचर होगा। क्या बोला कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास हो और वो मोशन में हो, तो उसके मोशन से वेव एसोसिएट रहेगी। ये पहले हमको पता था कि लाइट के अंदर वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। डी ब्रॉगली ने कहा नहीं, सिर्फ लाइट ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम आप भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और वेलोसिटी है, मतलब वो मूव कर रहा है, तो उससे वेव एसोसिएटेड होगी, यानी कि उसके अंदर भी डुअल नेचर होगा। ठीक है। तो और जो मटेरियल पार्टिकल से, जो किसी ऑब्जेक्ट से वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव का नाम दिया मटेरियल वेव, उसका नाम दिया मटेरियल वेव। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डुअल नेचर ऑफ मैटर कि कोई भी मैटर मास है और उस मैटर के अंदर वेलोसिटी है, तो उससे वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है। अब देखो ज़रा, हम अगर लाइट की बात करें, फोटॉन की बात करें, तो हमको पता है कि फोटॉन जब वेव के जैसे वेव नेचर शो करता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू, और ये बात बताई थी प्लैंक्स ने। ठीक है। और अगर वो मटेरियल के जैसे यूज होता है, पार्टिकल नेचर है उसका, तो भी उसके अंदर एनर्जी होगी, और ये होता है इक्वल टू mc स्क्वायर, और ये बात बताई थी आइंस्टाइन ने। ठीक है। अब एक ही फोटॉन है, एक ही फोटॉन है, अगर वो वेव नेचर शो करेगा तो उसकी एनर्जी होगी एच न्यू, या यही होता था एच सी अपॉन लेमडा, ये आप जानते ही हो। और अगर उसके अंदर पार्टिकल का नेचर है, किसी पार्टिकल के जैसे उसको हम ट्रीट करेंगे, तो उसके अंदर की एनर्जी होगी mc स्क्वायर, वेयर m इज़ मास ऑफ पार्टिकल। आप इसमें सब कुछ आपको पता है। अब ये एक ही चीज़ की एनर्जी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी कि एच म्यू बराबर होगा mc स्क्वायर, या म्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mc स्क्वायर अपॉन h। और आपको पता है c इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेमडा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमडा। तो यहाँ म्यू के जगह पे हम c लेमडा रख दें, तो c लेमडा बराबर हो जाएगा mc स्क्वायर अपॉन h, mc स्क्वायर अपॉन h। अब यहाँ से हमको अगर लेमडा निकालना है, तो लेमडा हो जाएगा hc अपॉन mc स्क्वायर, और ये हो जाएगा h अपॉन mc, यानी कि फोटॉन का वेवलेंथ आप निकाल सकते हो h अपॉन mc, और mc क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम।
तो लैम्डा बराबर होगा h/p। अब ये बात लाइट के लिए थी। डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट ही नहीं, हर पार्टिकल जो मोशन में है, जिसके अंदर मास है, उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। और उस केस में हम लोग मटेरियल पार्टिकल के लिए भी इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होगा कि वहाँ पे लैम्डा बराबर होगा h और m, c के जगह पे हम v लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहाँ पे m क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो या इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या कोई अदर ऑब्जेक्ट हो, आप और हम हो। v क्या है, उस पार्टिकल का उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। h क्या है, इससे तो आप पहले से परिचित हैं, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अब ये फार्मूला जो आप फोटान के लिए, लाइट के लिए यूज़ कर रहे थे, अब वो सिर्फ फोटान तक न रह के हर मटेरियल पार्टिकल जो मोशन करता है उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो लैम्डा h/p हो जाएगा, लैम्डा h/p हो जाएगा, जहाँ पे p उस पार्टिकल का क्या है बेटा, मोमेंटम। तो अगर किसी पार्टिकल में मोमेंटम है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होगी और उस वेव की वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन पूछे कि सपोज करो आपका वज़न है 50 kg और आपकी स्पीड, किस स्पीड से आप मूव कर रहे हो वो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके मूवमेंट से एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी और उस वेवलेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले में रख के। h की वैल्यू रख देंगे, अपना मास रख देंगे और वेलोसिटी रखेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। हाँ, ये अलग चीज़ है कि ये वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी, इसकी वैल्यू इतनी कम आएगी कि उसका प्रैक्टिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वेवलेंथ उससे एसोसिएट नहीं होगी। ठीक है बेटा। तो ये था डुअल नेचर ऑफ मैटर कि लाइट के जैसे हर मैटर अगर मोशन में है तो वो भी वेव और पार्टिकल नेचर शो करेगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। वो बात क्या है कि आपने देखा कि लैम्डा बराबर h/p है और p बराबर होता है √2m_k। यहाँ पे k क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास है। तो कभी कभी मोमेंटम ना देके काइनेटिक एनर्जी दिया होगा तो उसके लिए हम लोग रख देंगे h/√2m_k। तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी पार्टिकल का आपको मास दे देंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे या उसका मोमेंटम दे देंगे या सिंपली आप लैम्डा बराबर h/mv। तो ये तीन फार्मूले हैं, इन तीन फार्मूलों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल सी बात क्या है कि
कि जिस तरह से लाइट डुअल नेचर शो करता है, उसी तरीके से कोई भी मैटर अगर मोशन में है तो वो भी डुअल नेचर शो करेगा। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद दूसरा जो था वो था हाँ बेटा, जो सेकंड था वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? जो बोहर ने अपना मॉडल बताया था, तो बोहर ने कहा था कि ये न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे, और बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तरह ट्रीट किया था। बोहर ने यह माना था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के तरह से होता है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर ये पार्टिकल है, इसके अंदर मास है me और इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है, तो ये वेव के जैसे भी बिहेव करेगा, इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होगी। और अगर हम ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के नेचर का होगा, वेव नेचर होगा इसके पास, तो फिर किसी टाइम पे, एक ही टाइम पे इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस, मतलब पोजीशन, कि ये न्यूक्लियस से कहाँ पे है, एग्जैक्ट डिस्टेंस या पोजीशन, और एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब P इंटू मतलब M इंटू V, तो मतलब वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही टाइम पे एट सेम टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कि बोहर ने इस इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर किया था, और बोहर ने इसको पार्टिकल के जैसे ट्रीट किया था, और डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर इसके अंदर मास है और वेलोसिटी है तो ये वेव के जैसा होगा। और जैसे ही आपने इसको वेव कंसीडर किया, तो आप इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से एग्जैक्ट डिस्टेंस यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन और इसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। दोनों में से कोई एक चीज़ आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो दूसरी चीज़ में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसकी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमको कोई लाइट भेजनी पड़ती है, जैसे एक्सरे। तो एक्सरे से इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि इसकी डिस्टेंस होती है, जो रेडियस हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 0.529 एंगस्ट्रॉम के आर्डर का, यानी कि ये लगभग होगा 10⁻⁻10 मीटर, और ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। अब जो लाइट भेजी जाएगी इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, उस लाइट की वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग वाइट लाइट की बात करें तो हमने बताया था वाइट लाइट का रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, और ये रेडियस होगी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो 1 के रिस्पेक्ट में वाइट लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। अब समझना ज़रा, जैसे मान लो कि हमको किसी एक छोटे
बहुत छोटे पार्टिकल का साइज़ मेज़र करना है। ये इसकी हमको साइज़ लेंथ मेज़र करनी है, और जो मेज़र करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो किलोमीटर वाला है। तो किलोमीटर में अब इसकी लेंथ हम लोग नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब कि जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका लैम्डा वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो फिर ये डिस्टेंस एक्यूरेटली ये मेज़र नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए लाइट जो हम लोग यूज़ करेंगे उसकी लैम्डा क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और अगर लैम्डा मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो उस लाइट की एनर्जी हाई हो जाएगी। यानी कि अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली मेज़र करना है तो जो लाइट यूज करेंगे वो हाई एनर्जी की लाइट होनी चाहिए। और जैसे ही हाई एनर्जी की लाइट आप यहाँ भेजोगे तो ये हाई एनर्जी की लाइट इसकी डिस्टेंस तो एक्यूरेटली मेज़र कर लेगा, लेकिन उस हाई एनर्जी के वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अब इसका मोमेंटम जो यहाँ पे था पहले था वो वाला मोमेंटम नहीं रहेगा। तो आपने पोजीशन तो एग्जैक्टली मेजर कर ली, लेकिन मोमेंटम अब बढ़ के आएगा, पहले वाला मोमेंटम नहीं होगा। तो मोमेंटम आप एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। अब अगर आपको इसका मोमेंटम मेज़र करना है तो मोमेंटम के लिए आप जो लाइट यहाँ से भेजोगे मेज़र करने के लिए, उसकी एनर्जी मान लो तुमने कम रख दिया। एनर्जी कम रखी तो ये जाके इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अल्टर नहीं करेगा, इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी की वजह से इससे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो फिर ये इसकी पोजीशन एग्जैक्ट आप मेज़र नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि एक टाइम पे कोई एक चीज़ ही आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो, या तो आप पोजीशन बिल्कुल सही बता दो या तो इसका मोमेंटम बता दो। आप ये चाहते हो कि हम इसका पोजीशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली बता दें और इसका मोमेंटम भी एग्जैक्टली बता दें, तो ये संभव नहीं है। और इसी बात को हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल के नाम पे दिया, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या है? इट इज़ impossible to measure the exact position and momentum of an electron एट सेम टाइम। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी एक ही टाइम पे आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को मेज़र नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी। किसी टाइम पे अगर आपने पोजीशन एग्जैक्ट मेजर कर लिया तो मोमेंटम उसका अनसर्टेन होगा, और अगर आपने मोमेंटम एग्जैक्ट मेजर किया
तो फिर उसका पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। दोनों में से कोई एक एग्जैक्ट मेजर करेंगे और किसी एक में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। एग्जैक्ट मेजर नहीं करोगे, उसमें कुछ न कुछ एरर आ जाएगा, कुछ न कुछ उसमें गलती आ जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो, इसी प्रिंसिपल का उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया। इसी बात को उन्होंने मैथमेटिक्स में के हिसाब से किया कि मान लो हम कहें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये है डेल्टा एक्स। मान के चलें कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ये है डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होगा, m इंटू डेल्टा वी। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π से होगा, और ये फार्मूला कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला। ठीक है बेटा। अब देखो, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी h/4π से, या इसके बराबर होगी। अब एक मान लो इसको तुमने मिनिमम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतने के बराबर आना है। एक को आपने कम किया, यानी कि आपने पोजीशन को बिल्कुल सही मेज़र किया। अगर पोजीशन को बिल्कुल सही मेज़र करोगे तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको अगर आप मिनिमम कर दिए तो ये वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब एक चीज़ को आपने बहुत एक्यूरेटली मेज़र कर दिया तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने उल्टा किया, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी इसको मैक्सिमम कर दिया तो ये हो जाएगा मिनिमम। मतलब दोनों में से किसी एक को आप एक्यूरेटली मेज़र करोगे और एक में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। एक जितना ज़्यादा एक्यूरेट करोगे, दूसरा उतना ही अपने एक्चुअल वैल्यू से डेविएट होता रहेगा, उतना ही अनसर्टेन होता रहेगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इस फार्मूले पे थोड़ा सा और हम लोग बात कर लें। देखो क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स इंटू इसके जगह पे लिखें m इंटू डेल्टा वी, तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। m तो कांस्टेंट है तो इधर ले जाओ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ठीक है। जहाँ पे h आपको पता है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू भी आपको पता है, 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 और m क्या है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा। अब इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मेन आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो।
किसी एक में अनसर्टेनिटी अगर आप कम करोगे, यानी कि उसको ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करोगे, तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। दोनों में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों 100% सर्टेन हो। ठीक है।